वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इतिहास, भूगोल और नागरिक को मिलाकर के कुल 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 35 का 35 क्वेश्चन मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2008 में पूछा गया था। क्लियर। और ये इतिहास, भूगोल और नागरिक मिलाकर के कुल 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस तरह का ये पहला वीडियो है। क्लियर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। पहले क्या करेंगे, 2008, उसके बाद 2009, ऐसे करके अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन 35-35 करके लाएंगे। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम मॉडल सेट भी लाएंगे, ऐसे ही 35-35 क्वेश्चन करके, जिसमें इतिहास का कितना प्रश्न रहेगा, तो इतिहास का 12 प्रश्न रहेगा। उसके बाद नागरिक शास्त्र में भी 12 प्रश्न रहेगा और भूगोल से 11 प्रश्न रहेगा। क्लियर। ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। इस तीनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 35। क्लियर। तो अगर आप 2008 से लेकर के अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसका वीडियो देख लेते हैं और हम जो मॉडल सेट करवाएंगे वो कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। अगर मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में हर हाल में रिजल्ट चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये इतिहास से है। भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जिस किले को बनाया गया वह किला है, यानी कि अंग्रेज के द्वारा जो किला बनाया गया था उस किला का क्या नाम है। क्लियर। ऑप्शन दिया गया है सेंट जॉर्ज, कलकत्ता, बम्बई, डेविड। देखिए अभी हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे, तो आप 35 में 35 क्वेश्चन करिए और उसमें कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जिस किले को बनाया गया वह किला है। कौन सा किला था, तो वो किला था सेंट जॉर्ज। कौन सा किला था, सेंट जॉर्ज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था। ऑप्शन दिया गया है रफी उद दरजात या मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य कौन थे, तो मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह थे। क्लियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, 18वीं शताब्दी के महान राजपूत शासक सवाई जयसिंह का शासन कहाँ था। सवाई जयसिंह जो थे वो कहाँ के शासक थे। क्लियर। मारवाड़, मेवाड़, अंबर जिसको जयपुर बोलते हैं, या बूंदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, अंबर, यानी कि जयपुर। ये जो थे 18वीं शताब्दी के महान राजपूत शासक सवाई जयसिंह, इसका शासन कहाँ था, तो इनका शासन जयपुर के अंबर, यानी कि अंबर में थे या फिर जयपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1935 में सम्मेलन हुआ था, यानी कि प्रथम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो 1935 में सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। लखनऊ में, इलाहाबाद में, पुणे में या मुंबई में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, लखनऊ में। याद रखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था 1935 में वो कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्योंकि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 में, 1908 में, 1910 में या 1912 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। क्लियर। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी
और कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। क्लियर, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अगर पूछा जाए तो संस्थापक क्या होंगे, या कौन संस्थापक कौन होंगे, तो एओ ह्यूम होंगे। कौन होंगे, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। स्थापना कहाँ किया गया, मुंबई में। स्थापना कब किया गया, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ, तो 1907 में। यहाँ से ये 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम को काला अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इलवर्ट बिल, रॉलेट एक्ट, हंटर एक्ट, 1909 का एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 ईस्वी में। क्लियर, जिसे काला अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य से वर्ष 1857 का विद्रोह जुड़ा हुआ था। सतारा, जयपुर, लाहौर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, सतारा। क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, सतारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, अल हिलाल किसने प्रकाशित किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, जिन्ना, सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, ज्योतिबा फुले का किसके साथ संबंध था। ज्योतिबा फुले का संबंध किसके साथ था। जाति विरोधी आंदोलन से, मजदूर संघ, किसान आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, ज्योतिबा फुले का संबंध जाति विरोधी आंदोलन से था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, रामकृष्ण परमहंस। क्या होगा, रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया था। तो पहले यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ, तो 1937 में। और जिसका त्याग यानी कि जो मंत्रिमंडल त्यागपत्र कब दिए, ऑप्शन दिया गया है 1938, 1937, 1939, 1940। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 1939। 1937 में गठित हुआ और 1939 में त्यागपत्र दिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या था। पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचाट, भारत छोड़ो प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, भारत छोड़ो प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम भारत छोड़ो प्रस्ताव है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इतिहास से। अब क्वेश्चन नंबर 13 से चलेंगे और 13 से क्या है, तो भूगोल है। क्लियर। यहाँ से हम लोग अब भूगोल करेंगे। कितना क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन। उसके बाद फिर 12 क्वेश्चन हम लोग नागरिक शास्त्र से करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, पटना में सबसे बड़ा दिन कब होता है। 21 मार्च, 23 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 21 जून। 21 जून को पटना में सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सबसे पूर्वी भाग से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। भारत के सबसे पूर्वी भाग से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। ऑप्शन दिया गया है 98 डिग्री 15 मिनट पूर्व, या 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, या 96 डिग्री 15 मिनट पूर्व, या 96 डिग्री पूर्व। देखिए फिर से एक बार ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 98 डिग्री 15 मिनट पूर्व, दूसरा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, उसके बाद है 96 डिग्री 15 मिनट पूर्व, उसके बाद दिया गया है 96 डिग्री पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन
दूसरा, भारत के सबसे पूर्वी भाग से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर गुजरती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस देश की भारत के साथ समान सीमा नहीं रेखा नहीं है। समान सीमा रेखा नहीं है, यहाँ पर सीमा रेखा नहीं है, यहाँ नहीं होगा, यानी कि इनमें से किस देश की भारत के साथ समान सीमा रेखा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, थाईलैंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु क्षरण का कारण नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु क्षरण का कारण नहीं है। ताप, शीत, कोयला, वृक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, कोयला। ऋतु क्षरण के लिए कोयला जिम्मेवार नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, इन स्थानों में से कहाँ तापमान निम्नतम है। यानी कि यहाँ जो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें किस विकल्प के अकॉर्डिंग तापमान क्या होगा, न्यूनतम होगा। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानव बसाव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। विषुवत रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल या टेगा प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश मानव बसाव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि यांगटी सिक्यांग घाटी कहाँ है। जापान, म्यांमार, चीन, थाईलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, चीन। यांगटी सिक्यांग घाटी चीन में है। कहाँ है, चीन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारतीय नदी है। यहाँ पर दक्षिण भारत की नदी को चुनना है। कृष्णा, चंबल, नर्मदा, लूनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, कृष्णा। क्लियर। यहाँ पर कृष्णा जो है दक्षिण भारत का नदी है, बाकी चंबल, नर्मदा और लूनी ये तीनों उत्तर भारत का नदी है। कहाँ का, तो उत्तर भारत का। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ शैलावास नहीं है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, आंध्र प्रदेश। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नीचा स्थान है। बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर। ऑप्शन के अनुसार इस 4 विकल्प में कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें नीचे स्थान को दर्शाया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, बक्सर, पटना, मुंगेर या भागलपुर। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन चौथा, भागलपुर। बक्सर, पटना, मुंगेर की अपेक्षा भागलपुर क्या है, तो नीचा क्षेत्र है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहरी सिंचाई की सुविधा है। नालंदा, पटना, शेखपुरा, बेगूसराय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, पटना। क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पटना। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से है। क्लियर। 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये जो 24वां क्वेश्चन है ये नागरिक शास्त्र से है। क्लियर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मंत्री परिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा के सदस्य की कार्यावधि क्या है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, 6 वर्ष। याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष, और अगर यही पूछा जाए लोकसभा सदस्य की कार्यकाल
तो लोकसभा सदस्य की कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष। क्लियर, लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा के लिए 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 से लेकर के 59 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 18 से लेकर के 38 तक, या अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा। मौलिक अधिकार का चर्चा जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रधानमंत्री कैसा प्रधान होता है? वास्तविक, औपचारिक, संवैधानिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, वास्तविक। भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान। क्लियर। अगर पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रपति कैसा प्रधान होता है, तो संवैधानिक या नाम मात्र का। क्लियर। प्रधानमंत्री पूछा जाए तो क्या होगा? वास्तविक होगा। याद रखिएगा ये सब पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? दैव सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक समझौते का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है वो सर्वाधिक मान्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, नागरिक अधिकार, या फिर कानूनी अधिकार अगर रहेगा तो वो भी सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, भारत। भारत जो है लोक कल्याणकारी राज्य है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे सबसे अधिक महत्व दिया गया? किसे सबसे अधिक महत्व दिया गया? क्लियर। यहाँ पर किसे है? कल कारखाने, ग्राम विकास, शहरीकरण, कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया और दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया। क्लियर। याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा जाए तो कृषि और दूसरा पूछा जाए तो उद्योग। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1972, 1950 या 1952। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर। और योजना आयोग 2014 में खत्म हो गया। अब योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया? तो अब योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी, याद रखिएगा ये सब पॉइंट, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। कौन सा आयोग? नीति आयोग। याद रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया? तो नीति आयोग। नीति आयोग का या योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री। यानी कि योजना आयोग या नीति आयोग का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो पदेन प्रधानमंत्री होता है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में सामाजिक और समानता का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर कि भारत में सामाजिक असमानता का क्या कारण है? यहाँ पर दिया गया है सामाजिक असमानता। क्या दिया गया है? असमानता। याद रखिएगा, सामाजिक असमानता, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत में सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया। भारत में सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, आर्थिक स्थिति, दहेज प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, आर्थिक स्थिति। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कैसी दल पद्धति विद्यमान है?
एकदलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बहुदलीय पद्धति। भारत में बहुदलीय पद्धति है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक है। स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक क्या है? इसमें से निरक्षरता, दलीय समाचार पत्र, राजनीतिक चेतना का अभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। क्लियर। स्वस्थ जनमत के निर्माण में निरक्षरता, दलीय समाचार पत्र और राजनीतिक चेतना का अभाव, ये तीनों क्या है? बाधक है। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।